प्यारे साथियों, मैं प्रोफेसर मदन लाल खत्री, एसोसिएट प्रोफेसर, वीर बाला कालीबाई राजकीय कन्या महाविद्यालय डूंगरपुर। हम इस वीडियो में द्वितीय वर्ष कला हिंदी साहित्य के नए पाठ्यक्रम में समाविष्ट कथांतर कथा संग्रह की दूसरी कहानी कफन का अध्ययन करेंगे। कफन कहानी महान उपन्यास सम्राट प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। कहानियों और उपन्यासों में प्रेमचंद का कोई सानी नहीं है। उस जमाने में प्रेमचंद ने भारतीय परिवेश और ग्राम्य जीवन को अपने साहित्य के माध्यम से बखूबी पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया है और आज के दौर के लोग भी अपने पुराने भारत के पुराने वातावरण से परिचित हो सकते हैं। कफन कहानी ग्रामीण वातावरण की है। कहानी की समीक्षा अक्सर कुछ तत्वों के आधार पर की जाती है। हम भी इन्हीं तत्वों को माध्यम बनाकर इस कहानी की समीक्षा करेंगे। कहानी की कथा वस्तु, जिन तत्वों को समाविष्ट किया जाता है, कहानी में कथोपकथन या संवाद, कहानी के पात्र और उनका चरित्र चित्रण, कहानी की भाषा शैली, कहानी की भाषा और उसे लिखने की शैली, कहानी में देश काल और वातावरण दोनों का चित्रण और कहानी का उद्देश्य। ये जो समीक्षा के लिए साहित्यिक आलोचकों ने जो निर्धारित मानदंड या तत्व निर्धारित किए हैं, उसी के आधार पर लगभग साहित्यिक विधाओं को परखा जाता है। तो हम भी इन्हीं के आधार पर समीक्षा करेंगे, थोड़ी गहराई से और गंभीर चिंतन करेंगे इन चीज़ों पर। सबसे पहले हम कहानी की कथा वस्तु की बात करें तो कहानी की जो कथा वस्तु है वह पहले जिसे मैं कह चुका हूँ कि ग्रामीण परिवेश से है। प्रेमचंद की अधिकांश रचनाएं गांव या उसके आसपास के वातावरण से ही है और इस कहानी में भी वही है। सबसे पहले कि कहानी में जो प्रेमचंद ग्रामीण समाज की बात करते हैं उसके वर्णनात्मक वर्णन भी करते जाते हैं। कहानी में आराम तलब और आलसी वर्ग पर प्रकाश डाला गया है। इसका मुख्य संवेदना यही है कि कुछ लोग इतने आलसी और आराम तलबी होते हैं कि काम करना तो उनके लिए हराम है। प्रेमचंद लिखते हैं, जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी यानी कहानी के जो दो पात्र हैं घिसू और माधव की हालत से बहुत अच्छी न थी और किसानों के मुकाबले में वे लोग जो किसानों की दुर्बलताओं से लाभ उठाना जानते थे कहीं ज़्यादा संपन्न थे। वहाँ इस तरह की मनोवृत्ति का पैदा हो जाना कोई अचरज बात न थी। अब बात किसानों और किसानों का लाभ उठाने वालों की हो रही है तो दोस्तों, जब मैं ये वीडियो तैयार कर रहा हूँ इस समय भारत में किसान आंदोलन चल रहा है और किस तरह से किसानों का शोषण होता है ये तो हम लोगों के सामने ही है। आज से 50 साल पहले 70 साल पहले की बात है ये, तब भी वही था। 70 क्या 100 साल मान लो, 1935 तक के इनका कार्य, इनका जो जीवन है 35-36 तक के, उस समय के 100 साल के आसपास भी किसानों की यही हालत थी। आज भी किसानों की
यही हालत है। तो ग्रामीण परिवेश इसी तरह से इन्होंने वर्णन किया है। कह रहे हैं ये आगे कहानी में इन्होंने लिखा है, हम तो कहेंगे घिसू किसानों से कहीं ज़्यादा विचारवान था और किसानों के विचार शून्य समूह में शामिल होने के बदले बैठकबाजों की कुत्सित मंडली में जा मिला था। हाँ, उसमें ये शक्ति न थी कि बैठकबाजों के नियम और नीति का पालन करता। बात ग्रामीण कथा वस्तु किस तरह से मतलब है इसकी। इसलिए जहां उसकी मंडली के और लोग गांव के सरगना और मुखिया बने हुए थे, उस पर सारा गांव उंगली उठाता था। फिर भी उसे तस्कीन तो थी ही कि अगर वह फटे हाल है तो कम से कम उसे किसानों की सी जी तोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती और उसकी सरलता का और निरीता का दूसरे लोग बेजा फायदा तो नहीं उठाते। यह घिसू सोचता था। कहानी में मानवीय संवेदनहीनता का चित्रण है। मानवीय संवेदनहीनता का चित्रण ऐसा है कि जब बुधिया अपने प्रसव पीड़ा से वह चीख रही थी, चिल्ला रही थी, तब भी ये लोग उसकी कोई भी देखभाल करने या कुछ की मदद करने के लिए जाने को तैयार न थे। कहानीकार लिखता है कि जो ये कि माधव है क्या कहता है। माधव उसकी पीड़ा के बारे में कहता है कि मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती, देख कर क्या करूं। इस तरह से दूसरी बात आगे और भी संवेदनाहीनता दिखाई देती है कि वे लोग सोचते हैं कि बुधिया मर जाए जल्दी से तो वे चैन से सोएं। कहानी में मनुष्य की प्राथमिकता उसका पेट है। यहाँ पेट की भूख सबसे महत्वपूर्ण है, बाकी सारे जो रीति रिवाज परंपरा आदि उनके लिए कोई मायने नहीं रखते। इसी तरह कहानी में परंपरा और उसके निर्वहन के लिए समाज की तत्परता है। जो समाज ने परंपराएं बनाई है उसे समाज पूरी तरह पालता है। जैसे मरने पे जो संस्कार हुए, जन्म पर हुए, उस पे हुए, उसे पूरी तरह पालता है और समाज में तत्पर भी रहता है। इसीलिए तो माधव की पत्नी बुधिया के मर जाने पर पूरे गांव वाले उसकी मदद करते हैं और माधव को और भी मतलब आशा है, वो पैसे सारे खर्च करने के बाद शराब वगैरह में कि और भी इंतजाम गांव वाले कर देंगे। और इस कहानी में निम्न वर्ग की लत आदि व्यसन की लिप्सा का भी चित्रण किया है कि किस तरह से ये लोग व्यसनों को ऐसे, इनके लिए जो परंपराएं हैं ये सब इनके लिए मायना रखती, इनके व्यसन पूरे हो जाएं, यही इनके लिए महत्वपूर्ण है। इसीलिए घिसू और माधव पैसे पास में आते ही शराब की दुकान पर चढ़ जाते हैं। कहानी में भाग्य और भगवान, स्वर्ग और नरक के आधार पर धर्म भीरुता और उसकी अवहेलना का भी चित्रण है। डरते भी हैं ये कि आगे चलकर हमें भगवान को क्या जवाब देना पड़ेगा, और दूसरी तरफ ये उसकी अवहेलना भी करते हैं कि वो वैकुंठ में जाएगी, क्योंकि उसके कफन के पैसे ये लोग कहीं और खर्च कर देते हैं और उसका कोई परवाह नहीं करते कि आगे क्या होगा। तो इस तरह से भाग्य और भगवान के भय तो है इन्हें, लेकिन उसकी अवहेलना भी अपने पेट के खातिर ये लोग कर जाते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है वह है कथोपकथन, संवाद। इस कहानी में कथोपकथन जितने भी हैं सब जिज्ञासा जगाते हैं और चरित्र पर प्रकाश भी डालते हैं। कहानी में कथोपकथन छोटे छोटे भी हैं तो कहीं कहीं बड़े बड़े भी हैं। छोटे छोटे कथोपकथन का मैं उदाहरण बताता हूँ। जब दोनों बाप बेटा एक दूसरे से बात करते हैं, उसी वक्त जब अलाव के सामने ताप कर
ताप में बैठे होते हैं और अंदर बुधिया चीखें मार रही होती है। तब माधव कहता है मैं किसी ठाकुर की बारात में गया था और वहाँ फला खाना खाया था। तब उत्सुकता से माधव गिसु कहता है, तो माधव पूछता है गिसु अपने पिता से कि तुमने 1 बिस्पुरियाँ खाई होंगी? गिसु कहता है 20 से ज़्यादा खाई थी। तो माधव कहता है मैं 50 खा जाता। 50 से कम तो मैंने न खाई होंगी, अच्छा पका था, तू तो मेरा आधा भी नहीं। ये छोटे छोटे संवाद है और कहीं बड़े भी हैं तो वह भी हैं। एक संवाद और देख लें। गिसु ने कहा मालूम होता है बचेगी ही नहीं, सारा दिन दौड़ते हो गया, जा देखा। माधव चिढ़कर बोला मरना ही है तो जल्दी क्यों नहीं मर जाती, देख कर क्या करूं, तू बड़ा बेदर्द है बे, साल भर जिसके साथ सुचैन से रहा उसी के साथ इतनी बेवफाई। तो माधव यहाँ कहता है तो मुझसे उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना नहीं देखा जाता। इस तरह से ये जो संवाद है ये पात्रों के चरित्र और उनकी सोच पर प्रकाश भी डालते हैं और साथ साथ में कहानी की कथा वस्तु को आगे भी बढ़ाते रहते हैं। गिसु एक और है। गिसु को भय था, माधव को भय था कि वह कोठरी में गया तो गिसु आलूओं का बड़ा भाग साफ कर देगा। बोला मुझे तो वहाँ जाते डर लगता है। डर किस बात का है, मैं तो यहाँ हूँ ही, तो तुम ही जाकर देखो ना। ये दोनों बाप बेटे के संवाद है। कथोपकथन में नाटकीयता भी बहुत ज़्यादा है और नाटकीयता पैदा भी खूब करते हैं। कहानी के संवाद ही इसकी कथा वस्तु को आगे भी बढ़ाते हैं।